स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों आज लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमने आदर्शवाद के बारे में समझा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आदर्शवादी उपागम है उसकी क्या मान्यताएं हैं। उसके बाद हमने आदर्शवाद के बाद पढ़ा आपका यथार्थवादी उपागम। ठीक है ना, यथार्थवादी उपागम की क्या मान्यताएं हैं, वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखता है। और तत्पश्चात उसके बाद हमने जो अगला जो पढ़ा वो पढ़ा उदारवादी और न उदारवादी। तो ये 3 उपागम हमने कर लिए। अब एक और नया उपागम है, वो है व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है ना, व्यवस्था सिद्धांत एक्चुअली व्यवस्था सिद्धांत जो है कई सारे सिद्धांतों का समुच्चय है। ठीक है ना, व्यवस्था सिद्धांत कई सारे व्यवस्थाओं का सिद्धांतों का समुच्चय है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, और थोड़ा सा टेक्निकल भी है ये, तो थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है बोरियत महसूस हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने वाला है। क्या होता है, लॉन्ग लेक्चर होने वाला है ये, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के समझना पड़ेगा। और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे यहाँ से सबसे इजी क्वेश्चन अगर कहीं से बनते हैं तो वो व्यवस्था सिद्धांत से ही बनते हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये भाई ये सिद्धांत किसने दिया, ये थ्योरी किसने दी, ये मान्यता किसकी है। तो इसको हम आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 4 आज होगा व्यवस्था सिद्धांत के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये ज्ञान गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा नहीं है। अब क्या हो गया, ये हो गया है आपका प्रोफेसर की क्लास। प्रोफेसर की क्लास, प्रोफेसर की क्लास। ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और नंबर 2 दोस्तों, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों। ठीक है ना, मैं आपके लिए पूरा इंटरनेशनल थ्योरी, ठीक है ना, इंटरनेशनल थ्योरी और रिलेशंस, ठीक है ना, ITR, ठीक है ना, इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशन, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं या कहीं से भी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, तो 15,000 से 25,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं, आपको सारी की सारी यूनिट करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारी की सारी यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा, कोई चार्जेस नहीं लूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको और क्या करवाने वाला हूँ, PYQ करवाने वाला हूँ, MCQ करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, ये सारे करने वाला हूँ, आपको नोट्स देने वाला हूँ। ठीक है ना, जो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, ज्ञान गंगा है टेलीग्राम का चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है। और नंबर 2 दोस्तों, 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है हमने। ठीक है ना, सब्सक्राइबर का, जिसमें से ऑलरेडी 290 तो हो रखे हैं, 290 हमारे पास है। हमें इसको 290 से कहाँ लेके जाना है, 500 प्लस करना है। ठीक है ना, 500 प्लस करना है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना, मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा उत्साह बढ़ता है। इससे क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। जब हमारा उत्साह बढ़ता है तो फिर हम और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई मेरे को इन लेक्चर का मुझे कोई पैसा नहीं मिलना, कोई कुछ नहीं मिलना है। तो लेकिन फिर भी अगर ये करेंगे या इसके आसपास जाएंगे, तो क्या होगा कि मेरा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है ना, उत्साह बढ़ेगा, उमंग उमंग बढ़ेगी और हौसला बढ़ेगा। तो क्या होगा कि मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, और पॉलिटिकल के अलावा और पेपर 1 की भी तैयारी करवाऊंगा मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, 500 प्लस का टारगेट सेट करके चलना है। इस वीडियो को लाइक करना है, अपने और साथियों को शेयर करना है, और उनसे सब्सक्राइब करवाना है साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परंपरावादी दृष्टिकोण है ना, उसका भी का
उसका उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परंपरावादी जो दृष्टिकोण थी ना, अब परंपरावादी आप सबको पता है किस पे देती है, दर्शन, इतिहास और कानून से, ठीक है ना। परंपरावादी दृष्टिकोण का संबंध किससे था, दर्शन से, इतिहास से और कानून से है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह इतिहास की एक प्रयोगशाला के रूप में देखता है। अब ये क्या करता है, परंपरावादी दृष्टिकोण क्या बोलते हैं, इतिहास को एक प्रयोगशाला, कि भाई इतिहास में अगर कोई घटना हुई है तो उसको एक प्रयोगशाला के रूप में देखता है कि भाई कि सपोज करो कि भाई दो राष्ट्रों के मध्य में अगर संघर्ष है तो भूतकाल में ऐसा कौन सा कारण था कि उन दो राज्यों के मध्य में संघर्ष था, ठीक है ना। या एक जो कमजोर राज्य होता है उसके ऊपर शक्तिशाली राज्य किस तरह से, किन कारणों से आक्रमण कर लेता है। तो ये क्या करता है, इतिहास को एक प्रयोगशाला समझता है जिसमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण एवं परीक्षण होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें वर्तमान में कोई संबंध बनाना है, कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो क्या करना है कि हम भूतकाल को देखेंगे। हम भूतकाल में जाके देखेंगे कि भाई भूतकाल में कौन सी घटना घटी थी और उससे क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे कि आज हम चीन से जब भी कोई संबंध बनाने जाते हैं, कोई भी रिलेशन करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, भूतकाल में हुई घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं और हम विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई चीन के संग तो चाहे जो मर्जी कर लो, चीन क्या है, कुत्ते की टेढ़ी दुम है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। यही है ना। पाकिस्तान के संग देख लो, हमने जब भी पाकिस्तान के ऊपर विश्वास किया, हमने पाकिस्तान की इतनी मदद की, हमने पाकिस्तान को 1947 के अंदर में हमने उसे अलग राज्य दिया रहने के लिए, उसने हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दिया। उसके बावजूद भी हमने उसे क्षमा कर दिया, फिर उसके बाद उसने फिर आक्रमण किया और फिर क्या बोलते हैं, फिर उसने दोबारा आक्रमण किया। उस बार उसने बहुत बुरी तरह खाई। जब उसने देख लिया कि मैं हिंदुस्तान से सीधी तरह से लड़ाई करके नहीं जीत सकता, तो उसने क्या किया, एक तरफ तो आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने लग गया, आतंकवाद को सहारा देने लग गया, हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने लग गया, और दूसरी तरफ क्या करता था, वो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से क्या बोलते हैं, आपके संबंध बनाने के लिए, ठीक है ना, संबंध प्यार की भाषा बोलता था। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, हमने भूतकाल का अध्ययन किया और हमने भविष्य में होने वाली विभिन्न घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में एक निष्कर्ष निकाला, ठीक है ना। क्या किया कि उनका प्रयोग वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को समझने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतिहास मानवीय प्रयोगों का भंडार है जिसे शिक्षा से लेकर वर्तमान और भविष्य की त्रुटियों को सुधारा जा सकता है ना। कि हम क्या करते हैं, इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमने क्या शिक्षा ग्रहण की कि भाई ये क्या है कि चीन और पाकिस्तान ये कुत्ते की दुम है, ठीक है ना। क्या है, पाकिस्तान और चीन कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती है। तो हमने कहाँ से शिक्षा ली, हमने जो भूतकाल की घटनाएं हैं उनसे शिक्षा ली और हम भविष्य की त्रुटियों को सुधारेंगे। क्यों, क्योंकि हम भैया इनसे कोई भी ऐसी संधि नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा पीठ पे छुरा घोंप देते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक उपागम विभिन्न देशों के विकास, ये क्या है, विकास है दोस्तों, विकास तथा परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है तथा परिवर्तनों को कम या ज्यादा या सुधारने में हमारी मदद करता है, ठीक है ना। ये चीज है इसमें। अब विधि जो दृष्टिकोण है, कानूनी दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के समर्थक अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विधि को आधार मानते हैं। क्या, किसको आधार मानते हैं साथियों, ये विधि को आधार मानते हैं, विधि को प्रमुखता देते हैं। विधिवादियों का उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विधि नियमों तथा उनके आधार पर स्थायी विश्व व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। यह कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विधि नियमों, यहाँ पे थोड़ा सा वो होगा एक, ठीक है ना, अलग अलग है दोनों, विधि और नियमों, ठीक है ना, ये अलग अलग है, ध्यान रखना। चलो, तथा उनके आधार पर स्थायी विश्व व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। अगर मतलब विधि जो नियम है उनके आधार पर हम क्या करेंगे, एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो स्थायी होगी। विधिवादी अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियां, राज्यों के मध्य विधि व्यवस्था, संवैधानिक उपबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्दृष्टि का विकास चाहते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने विधि एवं व्यवस्था के आधार पर विश्व निर्माण का सुझाव दिया। अब ये क्या कहते हैं, जो विधि निर्माण है ना उसके आधार पर एक विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है ना। परंपरा और ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था, इतिहास के आधार पर क्या बोलते हैं, निष्कर्ष निकालता है, विश्लेषण करता है इतिहास की घटनाओं का, और क्या करता है, जो भविष्य में और वर्तमान में जो हमें क्या करता है, मदद करता है डिसीजंस लेने में।
अब परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप ये नोट कर लीजिएगा। EH कार, अल्फ्रेड जर्मन, जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर, मार्टिन वाइट और रेमो आरो। ठीक है ना। नोट, हेडले बुल ने सन 1966 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध करते हुए परंपरावादी उपागम को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भाई कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने परंपरावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध करते हुए परंपरावादी उपागम को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया, तो वो था बुल, हेडले बुल। बुल क्या होता है, बुल माने और क्या कहते हैं, बुल माने क्या कहते हैं, बुल माने सांड होता है ना, सांड। सांड क्या करता है, सांड जो होता है वो सारी चीजों को किनारे कर देता है और लाल वो देख के, क्या बोलते हैं, कपड़ा देख के उसके पीछे भागता है, यही होता है ना। तो ये ऐसे ही है, ये बुल भी, हेडले बुल जो है, ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तो विरोध करना ही नहीं चाहिए, आजकल तो सब कुछ वैज्ञानिक, हर एक चीज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ठीक है ना। समाज शास्त्र के जितने भी विषय हैं वहां पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़ के परंपरावादी उपागम, मतलब लाल कपड़े के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा समझो इसको। बुल का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति विषय वस्तु ऐसी है जिस इसका अध्ययन वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संबंध नैतिक प्रश्नों से है। क्यों नहीं किया जा सकता, अब ये कहेगा। हाँ, आऊंगा नहीं मैं 2 घंटे तक। अब ये क्या है कि यहाँ पे एक तो चलो दोस्तों, ये खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी क्रांति, दोस्तों ये क्या है ना, ये व्यवस्था सिद्धांत है ना, जो व्यवहारवादी क्रांति से निकला हुआ है। ठीक है ना। किससे निकला हुआ है, व्यवहारवादी क्रांति से निकला हुआ है। ये जितने भी नए नए निकले हुए संचार सिद्धांत हो गया, ये सब देखेंगे आप कहीं ना कहीं व्यवहार क्रांति से ही की ही देन है। ठीक है। तो व्यवस्था सिद्धांत भी व्यवहारवादी क्रांति से निकला है। अगर आपने अगर नहीं देखा है तो ये व्यवहारवादी व्यवहारवाद के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ नहीं समझाना चाहता इसको, क्योंकि फिर तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। व्यवहारवाद अपने आप में एक बड़ा लेक्चर है। तो अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यवहारवाद का लेक्चर पड़ा हुआ है, डिटेल लेक्चर है। ठीक है ना। क्योंकि किसका, ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। थ्योरी क्या है, तो मैंने वहां पे बड़े डिटेल से आपको करवा रखा है। तो आप अगर वहां से एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या है, व्यवहारवाद के अंदर में क्या होता है, व्यवहार के अंदर में मूल्यों को किनारे कर दिया जाता है। मूल्य कौन से होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, अच्छाई, बुराई, ठीक है ना, अहिंसा, ये सब क्या है, ये मूल्य है। तो मूल्यों को क्या कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। और किस पे जोर दिया जाता है, वैज्ञानिक विधियों पे जोर दिया जाता है। और किस पे जोर दिया जाता है दोस्तों, आपका तथ्यों पर जोर दिया जाता है ना। तो ये क्या है, वैज्ञानिक विधियों पे, तथ्यों पे जोर देता है, प्रत्यक्षवाद का समर्थन करता है। तो ये सारी चीजें इस व्यवहारवादी क्रांति के अंदर में होती है। और व्यवहारवादी क्रांति का जनक किसको कहा जाता है साथियों, वो कहा जाता है आपका डेविड स्टन को कहा जाता है। आप एक्चुअली अगर यहाँ पे मैं समझाने लग गया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं आपको शायद उतने अच्छे से समझा भी ना पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे व्यवहारवाद जो है, बस मैंने जिक्र कर दिया है कि व्यवहारवादी क्रांति से ही व्यवस्था उपागम पैदा हुआ था। तो मैंने बस जस्ट आपको बताने के लिए। लेकिन अगर व्यवहारवाद के बारे में आप समझना चाहते हैं, डिटेल से समझना पाते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति क्या थी, तो आपको वो वाला लेक्चर देखना चाहिए। लगभग 1 घंटे का लेक्चर है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर दे दूंगा तो ये इंटरनेशनल थ्योरी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो आप समझना। उसके बाद व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आ जाता है। ठीक है ना। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का ही एक संशोधित रूप है उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है। जिसमें क्या हो गया कि भाई उसमें क्या था कि हम सिर्फ तथ्यों पर जोर देते थे, यहाँ पे तथ्यों और मूल्यों पर दोनों पर जोर देते हैं। ठीक है ना। देखो, आदर्श और मूल्यों के महत्व को की दोबारा स्थापना की गई थी। वहां पे क्या था आदर्श और मूल्य जो थे दोनों को किनारे कर दिया गया था, और सिर्फ व्यवहार पर जोर दिया गया था, मानव व्यवहार पर जोर दिया गया था। तथ्य इकट्ठा किए जाते थे, फैक्ट्स इकट्ठा किए जाते थे, उसको कर दिया जाता था। क्या हमारे समाज को कैसा होना चाहिए, इससे मतलब नहीं था व्यवहारवाद के अंदर में। ठीक है ना। लेकिन उत्तर व्यवहार के बाद में इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें
क्या होना चाहिए उस पर भी बल देना चाहिए। हमें मूल्यों को किनारे नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ तथ्यों के नाम पे सिर्फ कागजों का ढेर नहीं इकट्ठा करना है, ठीक है ना। अभी भी जो इतने भी आप पीएचडी रिसर्च है ना, पीएचडी रिसर्च अगर आप करते हैं, पीएचडी रिसर्चर है, तो आपको क्या होगा कि आप जो भी टॉपिक लेंगे उसका महत्व होना चाहिए। महत्व यूजीसी कहता है, ये यूजीसी कहता है आपको ऐसा टॉपिक नहीं लेना है कि आप पूरी रिसर्च कर दी और उसका समाज में कोई फायदा ही ना हो, ठीक है ना। उसका समाज पर अगर कोई फायदा नहीं होता है, समाज पे कोई फायदा नहीं होता है, तो ऐसी रिसर्च नहीं करनी है। वो कहते हैं ऐसी रिसर्च करो जिसका कोई समाज पे महत्व हो, समाज में कुछ फर्क पड़ता हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब व्यवस्था सिद्धांत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतरक्रियाओं का समूह से है जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सकती हैं। मतलब ऐसा समूह, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न अंग आपस में क्रियाएं करते हों और जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सकती हो, ठीक है ना। जैसे हमारा एक शरीर है, हमारा शरीर क्या है, एक व्यवस्था है, ठीक है ना। क्या है, हमारा शरीर एक व्यवस्था है। हमारी आंख है, हाथ है, कान, नाक है, ये सारे हैं, ठीक है। और इन सब अंगों में क्या होती है, अंतर क्रिया चलती रहती है ना। जैसे कि हम अपने हाथ से किसी गर्म चीज को टच करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि दिमाग के पास जाएगा और दिमाग कहेगा कि ये बहुत गर्म चीज है, क्या है, ये बहुत गर्म चीज है, और हम तुरंत हटा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या रहा, अंतर क्रियाएं हो रही हैं। हमारा प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। किसी एक अंग को हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसका महत्व कम है या उसका ज्यादा है, सबका समान महत्व है, ठीक है ना। तो क्या है, ये एक ये व्यवस्था है, एक सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। इससे ही समझेंगे, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। एक शरीर एक व्यवस्था की तरह है, और ये क्या करते हैं, व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति को, अंतरराष्ट्रीय उसको भी एक व्यवस्था समझ ली जाती है, ठीक है ना। यह विभिन्न अनुशासनों में एकता लाने वाली अवधारणा की खोज से संबंधित है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह भी है कि भाई विभिन्न अनुशासन क्या होता था कि जैसे क्या बोलते हैं, अलग अलग अनुशासन है। जैसे क्या है, दर्शन शास्त्र है, नीति शास्त्र है, समाज शास्त्र में अलग अलग है आपका, ठीक है ना। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, और आपका समाज शास्त्र है ना। तो राजनीतिक विज्ञान, ये अलग अलग जितने भी अनुशासन है ना, सब में एकता लेके आता है, ठीक है ना। सभी अनुशासनों को एक करने वाला है, ठीक है ना। ये कहता है कि भाई जो पद्धति या जो जिस विधि के सहारे हम उसमें कार्य कर रहे हैं, समाज शास्त्र के अंदर कार्य करें हम, वो उन विधियों को क्या कर सकते हैं, हम इसमें भी राजनीतिक विज्ञान में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मोटे रूप से व्यवस्था किन्हीं वस्तुओं और अवयवों का समूह है, ठीक है, जिसमें वस्तुओं अथवा अवयवों का एक दूसरे के साथ कोई संरचनात्मक संबंध होता है। तो जैसा अभी मैंने अब शरीर के रूप में बताया कि क्या है, वस्तु या अवयव का समूह है। जैसे हमारा शरीर है, कई सारे अंगों का एक समूह है, तो हम इस अंगों का अवयव कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कई अवयवों का एक समूह है, और इन अवयवों में एक दूसरे के साथ कोई संरचनात्मक संबंध होता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनका आपस में संबंध है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की बुनियादी मान्यता है कि संबंधों के कुछ न कुछ लक्षण सब प्रकार के निकायों में साझा 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 होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, व्यवस्था है तो हर एक व्यवस्था में जो अंग होंगे वो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। और उसी तरह की अन्य कोई व्यवस्था होगी तो उसमें भी सेम वही कार्य होगा। अब ये क्या, बंटल्फी ने व्यवस्था की परिभाषा दी है, ये अंतर क्रियाशील समूह तत्वों का समूह है। जहां पे भी ये नजर आ जाना, बंटल्फी पे निशान लगा देना, ठीक है ना। क्या, बंटल्फी पे निशान लगा देना। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सर्वप्रथम कल्पना करने वाले विचारक डब्ल्यू थॉमसन थे, ठीक है ना। लेकिन मार्टिन कैपलान, सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा कि व्यवस्था, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आप याद रखना, मार्टिन कैपलान थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का वर्णन किया है।
व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, व्यवस्था सिद्धांत क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्था, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, एक व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था जैसे एक शरीर की व्यवस्था है। ठीक है ना, शरीर के किसी एक अंग पे अगर आप कुछ प्रभाव डालोगे या शरीर के अंग के संग कुछ करोगे तो पूरे शरीर पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है ना, तो वो वही चीज कह रहा है कि ये व्यवस्था सिद्धांत जो है ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में मानता है। व्यवस्था विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक जीव शास्त्र के आधार पर एक सावयव इकाई मानकर चलता है। यह कहता है जैसे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक जीव शास्त्र के आधार पर एक सावयव इकाई, एक अलग इकाई मानता है, एक अलग व्यवस्था मानता है। ठीक है ना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक अलग व्यवस्था मान के ये चलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक क्रियाशील गतिमान व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था है जो आगे बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है, गतिमान रहती है, क्रियाशील रहती है और विशिष्ट काल में उसका विशिष्ट रूप रहता है। ठीक है, जैसे मानव शरीर में क्रम में बचपन, किशोरावस्था, यौन, जरावस्था आती है, उसी प्रकार व्यवस्था में भी इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे मानव का शरीर बदलता रहता है, पहले पैदा होता है तो वो छोटा होता है, उसके अंग भी छोटे होते हैं, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर किशोरावस्था को प्राप्त करता है, फिर यौवन आता है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है। उसी प्रकार जो व्यवस्था होती है ना, व्यवस्था भी इसी तरह से अपने आप को बदलती रहती है। ठीक है ना, क्या होती है, व्यवस्था भी अपने आप को बदलती रहती है। आप देख रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एमएनसी और कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो आज से 50-60 साल पहले नहीं थी इस हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर में। तो वही चीज कह रहा है कि ये क्या है, ये गतिशील है और बदलती रहती है। अब क्या कहते हैं, जैसे सावयव एक ही विशिष्ट अंग का बढ़ना रोग का लक्षण होता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब एक राज्य अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो युद्ध होते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे शरीर का कोई एक अंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, विकृत होता है और हम उसे बीमारी समझने लगते हैं। ठीक है ना, क्या समझने लगते हैं, हम बीमारी समझने लगते हैं। जैसे हमारे शरीर पे यहाँ पे कुछ ज्यादा बढ़ने लग जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे गांठ आ गई है, और डॉक्टर इसका इलाज करके ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल देता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, हम इसको क्या कहते हैं, रोग का लक्षण समझ लेते हैं कि एक मतलब ये बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब एक राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा ना तो अपनी ताकत का प्रयोग करेगा। तो क्या हो सकता है कि वो शक्तिशाली राज्य और ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए युद्ध कर सकता है, या जो कमजोर राष्ट्र होंगे उनको भय हो कि ये शक्तिशाली हो गया है, कल को हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, आओ हम सब मिलकर इसके ऊपर आक्रमण कर दे, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो क्या होगा, युद्ध हो सकता है। जिस प्रकार शरीर में बहुत अधिक असंतुलन हो जाना जाता है तो ज्वर आदि उस असंतुलन को संतुलित करने में तीव्र कदम होते हैं, उसी प्रकार राज्य में जब गहरे असंतुलन होते हैं तो क्रांतियां होती हैं, उसके उपरांत नया संतुलन स्थापित होता है। अब कह रहे हैं कि दोस्तों कई बार होता है ना, हमारे जब सब शरीर असंतुलित हो जाता है, हमारे शरीर में कोई दिक्कत होती है तो हमारा शरीर क्या करता है, अपने आप को खुद वो करता है, संतुलित करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें दिक्कत होती है, आपका लूज मोशंस वगैरह हो गए, वो इसी तरह के उदाहरण हैं। ठीक है, और बुखार हो गया, तो ये क्या होती है, हमारे शरीर को शरीर अपने आप को संतुलित करता है। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर में जब असंतुलन पैदा हो जाता है, ठीक है ना, दो राज्यों के मध्य में दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो क्या होता है कि क्रांतियां होती हैं। ठीक है ना, क्या होता है, क्रांतियां होती हैं, और क्रांति के उपरांत नया संतुलन स्थापित हो जाता है। तो देखो व्यवस्था सिद्धांत कितना बढ़िया है कि एक तरफ हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को रख रहे हैं और दूसरी तरफ हम शरीर की व्यवस्था को रख रहे हैं, और दोनों में से हमने कैसा समानता करने की कोशिश की है। ठीक है ना, क्या कि हमने समानता करने की कोशिश की है, किस तरह से, जैसे एक शरीर का एक अंग ज्यादा बढ़ गया तो हम उसको बीमारी मान रहे हैं। ठीक है, और उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब एक राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो क्या करते हैं, हम उसकी शक्ति को कम करने की कोशिश करते हैं, शक्ति को कम कर देते हैं ताकि संतुलन बना रहे और विकृति ना आए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों का संग्रह है। ठीक है ना, स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों का संग्रह जो कुछ नियमित रीति से पारस्परिक क्रिया करती है, अर्थात राज्य में प्राइस थ्री क्रियाएं नियमित
राज्य में मतलब ये क्या है कि क्रियाएं ना नियमित भी होनी चाहिए और अनवरत भी। जहां ऐसी प्रक्रिया नहीं होती वहां अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ये कह रहा है कि भाई अगर कोई एक व्यवस्था है, जैसे हमारी शरीर की व्यवस्था है, अगर हमारे शरीर की व्यवस्था में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में अगर नियमित क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो क्या है, हम इसको एक व्यवस्था नहीं मान सकते। उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर विभिन्न राज्यों के मध्य विभिन्न व्यवस्थाओं के मध्य अगर अंतर क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो वो व्यवस्था नहीं की जा सकती। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई सारे राज्य हैं, राष्ट्र हैं, एमएनसीज हैं, संस्थाएं हैं और वो आपस में क्रिया नहीं कर रही हैं तो हम वहां पर व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है। व्यवस्था विश्लेषण धारणा के अनुसार किसी राष्ट्र का व्यवहार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से कुछ लेने और कुछ देने की दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होता है कि हम कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। व्यवस्था के अंदर में क्या होता है, ये चीज होती है, हम कुछ ले रहे हैं और कुछ दे रहे हैं। हम भी एक शरीर के अंदर में हम कुछ खाते हैं तो कुछ निकालते भी हैं। ठीक है। तो हम कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो क्या है कि ये उसी तरह की है कि भाई एक राज्य जो होता है कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। ये सब ये व्यवस्था के अंदर होता रहता है। ठीक है ना। एक व्यवस्था कुछ खोती है तो कुछ पाती है। ये चीज चलती रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। व्यवस्था दृष्टिकोण राज्यों के व्यवहारों के अध्ययन पर बल देता है। राज्यों का व्यवहार अनवरत रूप में बदलता रहता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी रूपांतरण होता है। अब ये क्या है कि अब जो राष्ट्र हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर में जो राज्य हैं वो उनका क्या है कि वो उनका स्वरूप बदलता रहता है और जब उनका स्वरूप बदलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। प्राचीन काल में राज्यों की संख्या कम थी इसलिए पारस्परिक अंतरक्रिया भी कम होती थी। जैसे जैसे राज्यों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे राज्यों की पारस्परिक क्रियाएं भी अब बढ़ रही हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी मैं कि ये जब ये मैं खत्म कर लूंगा आपका ये या बीच में आपका ये एक्चुअली व्यवस्था सिद्धांत है ना, ये वेस्ट आपका कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का विषय है, पॉलिटिक्स का। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले क्या आप बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले ये आपका राजनीति में आया था और उससे पहले समाजशास्त्र में आया, जीव विज्ञान में आया। तो अलग अलग जगह से ये यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है। तो इसके लिए मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग इसको बहुत और अच्छे से समझ सकें, है ना। यहाँ मैं इतना डिटेल से डिस्कस करने लग गया तो शायद ये पूरा का पूरा टाइम इसमें ही चला जाएगा। तो मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाने की कोशिश की है। उस कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के से हिसाब से नहीं समझाया मैंने आपको। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा और जब मैं वो वाला वीडियो बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मतलब आपको 2 4 5 लाइन पढ़ा के मैं आगे निकल जाऊं। मेरा वैसा काम नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं उस टॉपिक को करवाऊंगा ही नहीं। ठीक है ना। और बोल के आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लूंगा कि भाई मुझे इसके बारे में नॉलेज या जानकारी नहीं है। ठीक है ना। तो लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। और आप भी अच्छे से ये वाला जो टारगेट है ना 219 से 500 यहाँ पर पहुँचाइए। ठीक है ना। यहाँ पे पहुँचाइए। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लास दे पाऊंगा ना आप लोगों को। फिर आप लोग मुझसे हाथ के हाथ उसी समय सवाल पूछेंगे कि सर ये क्या है, उसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो उसका मजा ही कुछ और होगा। ठीक है। चलिए साथियों, अब हम मार्टिन कैप्लान का अंतरराष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? मार्टिन कैप्लान ने किया है। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में व्यवस्था सिद्धांत लाने वाले कौन थे? वो तो मार्टिन कैप्लान थे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पद्धति के अंतर्गत व्यवहारों के कुछ विशिष्ट और आवर्तनीय समुच्चय का अस्तित्व होता है। ठीक है ना। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या होगा कि कुछ क्या होते हैं व्यवहार होंगे जो लगातार होते रहेंगे। ठीक है ना। उनका एक समुच्चय होगा। वो क्या होंगी? वो क्रियाएं होती रहेंगी। ठीक है। ये कहता है पहला। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत व्यवहारों के कुछ विशिष्ट खास और आवर्तनीय समुच्चय का अस्तित्व होता है जो होते रहते हैं। ये अंतर क्रियाओं जैसा है।
जैसे दो अंगों के बीच में अंतर क्रिया होती है वैसे ही होता है, कुछ विशिष्ट एवं अवर्तनीय समुच्चय का अस्तित्व रहता है। ये व्यवहार समुच्चय का रूप इसलिए धारण करते हैं कि इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में घनिष्ठ और आंतरिक संबंध होता है। ठीक है ना, क्या होता है? घनिष्ठ, ये जो समुच्चय होते हैं ना, कि इस समुच्चय के जो विभिन्न तत्व होंगे उनमें घनिष्ठ और आंतरिक संबंध होता है। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में क्या है? घनिष्ठ और आंतरिक संबंध है, उसी प्रकार से इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में घनिष्ठ और आंतरिक संबंध होगा तथा इनसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति होगी। और इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। ठीक है ना, क्या होगी? पूर्ति भी होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के समुच्चय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोगों और संस्थाओं के चरित्र एवं उनकी विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने के साथ ही साथ उनकी द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की विशेषताओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। अब जो ये राष्ट्रीय व्यवहारों का जो समुच्चय होता है ना, इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोग होते हैं या जो संस्थाएं होती हैं, जो नेता होते हैं ना, तो उनके द्वारा जो उनके चरित्र की विशेषताओं का भी पता चलता है और साथ साथ वो जो कार्य करते हैं ना, उन कार्यों की विशेषताओं का भी पता चलता है कि वो कौन सा विशेष कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे साम्यवादी या चीन जैसे देश, ये कौन सा विशेष कार्य कर रहे हैं? चीन किस तरह का विशेष कार्य कर रहा है? साम्राज्यवादी नीति अपना रहा है। और हम जैसे अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका क्या कर रहा है? पुंजवादी लोकतांत्रिक पद्धति को बढ़ावा देता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कई तत्वों जैसे सैनिक, आर्थिक क्षमता, संचार, सूचना, तकनीकी परिवर्तन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन आदि तत्वों से संबंधित रहते हैं और इनके संबंधों को दर्शाया भी जा सकता है। ठीक है। मार्टिन कैप्लान का यह भी मत है कि, क्या मत है देखें जरा। हाँ, मार्टिन कैप्लान का मत है कि, मेरा ये कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। एक्चुअली तो लाइट कलर हो गया, लाइट कलर नजर नहीं आएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मार्टिन कैप्लान, ठीक है ना, मार्टिन कैप्लान का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए शारीरिक बल कम से कम आखिरी उपाय के तौर पे काम में लिया जाना चाहिए। मतलब अगर आप राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि भाई आपको बल कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है, या आखिरी उपाय के रूप में कर लेना, लेकिन इसको कम से कम करना और आखिरी में करना। इन मान्यताओं के आधार पर मार्टिन कैप्लान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की विभिन्न प्रतिमानों की कल्पना की है। उनका विश्वास है कि इन प्रतिमानों पर व्यवहारवादी विश्लेषण संभव है और इससे विशिष्ट आधार वाक्यों की जांच। चलो दोस्तों, अब इनके जो ये इन्होंने प्रतिमान दिए हैं ना, इनको समझ लेते हैं। 6 प्रतिमान ये पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान मार्टिन कैप्लान ने नहीं दिया? ठीक है ना, वो पूछेगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान कैप्लान ने नहीं दिया? है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इन 6 को याद रखना, बात बन जाएगी। ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं चेक करना चाहूंगा कि शायद अब ये कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें शक्ति संतुलन व्यवस्था व्यवस्था, ठीक है ना, बैलेंस पावर सिस्टम। इसमें जो पावर्स होगी ना वो बैलेंस्ड होगी। ठीक है ना, क्या होगी? पावर का एक बैलेंस होगा इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसके अंदर दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर पावर क्या होगी? बैलेंस के रूप में होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास बहुत ज्यादा पावर होगी, किसी के पास बहुत ज्यादा कम होगा, एक बैलेंस बना होगा।
स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था, लूज बाइपोलर सिस्टम, ठीक है ना, SYS। तो क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, द्विध्रुवीय व्यवस्था तो होगी लेकिन ढीली ढाली होगी, ठीक है। तीसरा हो जो होगा दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, टाइट बायोपोलर सिस्टम, इसके अंदर दो ध्रुव होंगे और वो मजबूत व्यवस्था होगी, ठीक है ना, वो ढीली ढाली नहीं होगी। फिर विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, एक विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होगी, ठीक है। एक सोपनीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होगी जिसमें हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम होगा, अलग अलग सोपान बने होंगे। और इकाई वीटो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, ये होंगी। तो आप बेसिकली इनके नाम जरूर याद रखना, क्वेश्चन इस तरह का ही पूछा जाएगा, इनसे डीप में नहीं पूछा जाता कभी भी ये क्वेश्चन। अब समझते हैं इसके अंदर मेन जो है खेल सिद्धांत क्या है, गेम थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये एक्चुअली जो व्यवस्था सिद्धांत है, यहाँ पे क्या होता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गेम थ्योरी कौन खेल सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इस तरह से आपसे पूछ लेगा, तो आपको ये याद रखना है बस। अब इस खेल सिद्धांत को किसने, गणितज्ञ और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है। इसमें अनेक संभावनाओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को खेल मान लिया जाता है। ये क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है, खेल है, ठीक है ना। खेल में क्या होता है कि हम कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, जीत होती है, हार होती है ना। खेल में क्या होता है, जीत होता है, हार होता है। क्रिकेट की टीम में क्या होगा कि एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। तो उसी तरह से ये इसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति को खेल मान लेते हैं और उसके अध्ययन के लिए खेल जैसा प्रतिरूप या नमूना बनाकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इसमें गणितीय प्रतिमान को अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर लागू करने का विशेष कोशिश दिखाई देती है, ठीक है ना। वेतन नहीं है यहाँ पे, प्रयत्न। अगर दिमाग ना करे तो पता ही नहीं चले कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। सिद्धांत व्यवहार, ये किसके, व्यवहारवादी क्रांति की देन है। तो मैंने आपसे कह रहा हूँ ना कि ये व्यवहारवादी क्रांति ने इतने सारे सिद्धांत दे दिए थे, इतने सारे सिद्धांत देते, व्यवस्था सिद्धांत, खेल सिद्धांत। अभी देखते जाओ आगे आगे और कौन कौन से सिद्धांत आएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी परेशान हो जाता, लेकिन शुक्र है एक टीम मिल गई मेरे को। यह सिद्धांत सबसे पहले गणित में लिबनियज, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे पूछेगा, कहीं पे लिबनियज लिखा होगा, लिबनियज लिखा होगा कहीं पे, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, लिबनियज। सबसे पहले गणित में लिबनियज के द्वारा लाया गया। अर्थशास्त्र में न्यूमैन और ऑर्गेन्स्की लेकर आए, ठीक है ना। कहाँ, अर्थशास्त्र में न्यूमैन और ऑर्गेन्स्की लेके आए। राजनीति में सिद्धांत का जन्म मार्टिन सुबिक को माना जाता है, ठीक है ना। किसको माना था, मार्टिन सुबिक को, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि गणित में लाने वाले, गणित सबसे पहले ये गणित में लाया गया था। कौन लेके आया था, लिबनियज लेके आया था। अर्थशास्त्र में न्यूमैन और ऑर्गेन्स्की लेके आए थे। और राजनीतिक सिद्धांत, आपका राजनीति में सिद्धांत की जनक किसको माना जाता है, मार्टिन सुबिक को माना जाता है। ये क्वेश्चन नेट के में और पीजीटी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। पीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी में आया हुआ है, डीएसएसबी में आया हुआ है, कई जगह आया हुआ है। अन्य समर्थकों में अनातोल रेपोरेट हैं, डंकन लूस हैं, थॉमसन सेलिंग, जोसेफ नेगी, विलियम एच राइकल प्रमुख हैं, ठीक है ना। इन विद्वानों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए खेलों का माध्यम अपनाया, ठीक है ना। खेल समझते हैं अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को। जैसे खेल में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। खेल में क्या होता है कि हम कई बार क्या करते हैं कि भाई ऐसा है कि भाई यार ऑस्ट्रेलिया का वो वाला खिलाड़ी है ना, वो लेग स्पिन से आउट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या होता है, लेग स्पिनर ले आते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना। उसी तरह से वो होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर में ये चीज़ देखी जाती है कि यार वो वाला हमारा जो साथी है ना, वो हमें पेट्रोल डीजल नहीं दे रहा है, तो हमें उससे संबंध बना लेना चाहिए, वो हमें डीजल पेट्रोल दे देगा, है ना। तो इस तरह का चलता रहता है, ये खेल की तरह खेल समझते हैं, है ना। खेल जीत हार से कहीं आगे है, ठीक है ना। जीत हार तो होगी होगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर में, आप कैसे अपने क्या बोलते हैं डिसीजंस कैसे चेंज कर रहे हैं, परिस्थिति के अनुसार कैसे चेंजेस लेके आ रहे हैं,
20-20 का खेल होता है तो आदमी की कोशिश रहती है कि हम क्या करें कि पावर प्ले के अंदर में खूब ताबड़तोड़ रन बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज अगर 1-2 विकेट तेजी से गिर गया तो फिर हम क्या कहते हैं, नहीं अब थोड़ा संभल के खेलना है, सही से खेलना है, ताकि 10 ओवर तक ज़्यादा विकेट ना गिरे और हम 60-70-80 रन तक पहुंच जाएं, है ना। तो वो चीज़ें, ये खेल समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। वस्तुपगम विश्लेषण का एक तरीका है, इसमें कई विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। अब क्रिकेट में 2020 में क्या होगा, श्रेष्ठ विकल्प चुनेंगे ना। पहले तो क्या होगा कि आपको फील्डिंग करनी है या बैटिंग करनी है, तो आप पिचों के हालात को देखेंगे, है ना, मौसम का मिजाज देखेंगे, ठीक है, पिच ड्राई है या वेट है ये देखेंगे, और फिर आप डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई मैंने एक विकल्प चुना है कि मैं क्या करूंगा, फील्डिंग करूंगा या बैटिंग करूंगा। फिर आप उसके बाद क्या विकल्प चुनेंगे कि हमारा सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, जो स्विंग को बहुत अच्छा खेलता है या जो तेजी से रन बना सकता है, फिर हम उसको उतार देते हैं। तो ये क्या है, ये खेल ही समझ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। इस सिद्धांत पर प्रश्न का उत्तर है कि किन परिस्थितियों में कौन सी क्रिया, निर्णय अथवा विकल्प विवेक संगत होगा, ठीक है ना। तो खेल के हिसाब से समझो कि भाई किस स्थिति में कौन सा निर्णय या कौन सा विकल्प बढ़िया होगा। कि सपोज करो कि भाई आपको तेजी से रन चाहिए, है ना, तेजी से रन बनाने हैं, तो आपके पास क्या विकल्प होगा, आप किसको उतारेंगे, आप हार्दिक पांड्या को उतारेंगे, आप किसको उतारेंगे, आप सूर्य कुमार यादव को उतारेंगे। आप इसको थोड़ा ना उतार सकते हैं, क्या बोलते हैं आप, उमेश यादव को उतारेंगे क्या, आप क्या बोलते हैं जसप्रीत बुमराह को उतारेंगे क्या, नहीं, वो विकल्प सही नहीं है, ठीक है ना। तो परिस्थितियां क्या हैं, अगर तेजी से विकेट गिर गई तो आप इनको नहीं उतारेंगे, आप कहेंगे यार कोई ऐसा बैटिंग करने वाला उतारो जो क्या कर सके, कुछ देर तक रुक सके और रन बेशक कम बने लेकिन विकेट ना गिरे, है ना। तो ये क्या है, ये क्या कहते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय और विकल्प विवेक संगत होते हैं। यह सिद्धांत उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है जो विशेष समस्या पर निर्णय लेना चाहते हैं अथवा अपने विकल्पों को तुलनात्मक रूप से उपयोगिता देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। अब एक और एग्जाम्पल है शतरंज वाला। अब शतरंज में क्या होता है, शतरंज में दो खिलाड़ी होंगे दोस्तों, कौन होंगे, शतरंज में दो खिलाड़ी होंगे, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे और इसको हराने के लिए अलग अलग चालें चलेंगे, ठीक है ना। घोड़ा होगा, 2.5 कदम चलेगा, हाथी होगा वो सीधा मारेगा, और कई घर चलता है वो, और एक ऊंट होता है वो तिरछा चलता है, बहुत दूर तक मारता है। मंत्री होता है वो तिरछा और सीधा दोनों मार देता है और कई घर चलता है। तो वो कई सारी चालें चली जाती हैं। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विभिन्न राज्य अपनी कई प्रकार की चालें चलकर अपने विरोधियों को परास्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खेल सिद्धांत में ये समानताएं हैं दोस्तों। क्या है, ये समानताएं हैं। पहली समानता संघर्ष की स्थिति, इसमें दोनों पक्ष जीतने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो पहली समानता क्या है कि दोनों, चाहे खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, इसमें दोनों पक्ष क्या करेंगे, हमेशा जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी समानता क्या है, उद्देश्यों को लेकर है, उद्देश्य एक जैसे होंगे। दोनों पक्ष का उद्देश्य इस संघर्ष में सफलता प्राप्त करना है। क्या उद्देश्य दोनों का, चाहे क्रिकेट, चाहे खेल हो, चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो, दोनों जगह पे क्या होगा, ये सफलता प्राप्त करना उद्देश्य होता है। अब क्या तीसरी समानता क्या है, साधनों को लेके, कि भाई आप साधन कौन से यूज करते हैं। इसके अंतर्गत दोनों पक्ष एक दूसरे की चालों को, अब ये एक्चुअली यहाँ पे ना टाइप मिस कर दिया इसने, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत दोनों पक्ष क्या होते हैं कि एक दूसरों की चालों की काट ढूंढते हैं, ठीक है ना। कि अगर उसने ये चाल चल दी, अगर उसने घोड़ा यहाँ पे चला तो मैं क्या करूंगा, ऊंट लगा दूंगा। अगर उसने फिर वो दूसरा वाला कहेगा अच्छा तू ऊंट लगाएगा, मैं हाथी लगा दूंगा। ये कहेगा अच्छा तू हाथी लगाएगा, मैं यहाँ पे सिपाही भिड़ा दूंगा। तो क्या होता है, ये एक दूसरे के विरुद्ध चाल पे चाल, बचने के लिए चाल पे चाल लगाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, चाल पे चाल लगाते हैं। क्रिकेट में भी आप देखते हैं, क्रिकेट में भी ऐसा होता है ना, अच्छा तू पुल बहुत अच्छा मारता है, मैं तेरे को
पुल बॉल शॉर्ट बॉल ही नहीं दूंगा, अब मैं तेरे को स्विंग खिलाऊंगा या स्पिन खिलाऊंगा। अच्छा तो स्पिन पे मार दिया तूने, अब मैं तेरे को वो ये वाला बॉलर लगाऊंगा। उसी तरह से क्या होता है शतरंज के खेल में भी, आप देखें शतरंज के खेल में तो होता ही है ये सारा का सारा कि अच्छा तूने तेरी रानी मेरी तेरा तेरा ऊंट मेरी तरफ आ रहा है, ले ये हाथी यहाँ पे खड़ा हो गया, अब आके दिखा। अच्छा तूने हाथी लगा दिया, अब मेरा ये घोड़ा यहाँ पे खड़ा हो गया, अब तेरे देखता हूँ तेरे हाथी के अंदर कितनी हिम्मत है। अच्छा तूने घोड़ा लगा दिया, अब देख मैंने ऊंट लगा दिया। तो क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि सामने वाले की चाल को समझा जाता है और उसके चाल की काट तैयार कर ली जाती है। फिर सामने वाला भी यही काम करेगा कि एक दूसरे की चालों को फेल करने की कोशिश की है ना। उद्देश्य क्या है कि अपने प्रभाव में वृद्धि हो सके और लाभ मिले और दूसरे को हानि मिले। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। खेल सिद्धांत के 5 तत्व हैं। रणनीति तय करना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, मुझे बहुत बड़ा मजा आ रहा है खेल सिद्धांत पढ़ाने में। रणनीति तय करना अर्थात दूसरों के पक्ष की चालों को देखकर अपने लिए चातुरपूर्ण चाल निर्धारित करना, मतलब सामने वाला क्या चाल चल रहा है उसको समझना और फिर उसकी चाल की काट के लिए एक चतुराईपूर्ण चाल तैयार कर लेना। विरोधी का होना अर्थात खेल सिद्धांत में विरोधी का होना आवश्यक है। भाई अब ऐसा कोई खेल अगर है कि जिसमें कोई विरोधी ना हो तो वो फिर वो नहीं है, विरोधी होना जरूरी है। इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विरोधी का होना जरूरी है। क्षतिपूर्ति का होना अर्थात खेल के अंत में क्या मूल्य प्राप्त होगा। अगर मान लो अगर खेल में लाभ नहीं है तो फिर क्या फायदा, ऐसे खेल का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो लाभ होना चाहिए खेल में, जब एक का लाभ होगा तो दूसरे की हानि अपने आप हो जाएगा, है ना। तो यही बात कह रहा है। नियमों का होना अर्थात खेलों का अब नियम भी होना चाहिए, ठीक है ना। खेल का क्या होता है, खेल का नियम होना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी नियम होने चाहिए। अगर खेल में नियम नहीं है तो ऐसा थोड़ा ना है कि घोड़ा 2.5 कदम की जगह 10 कदम दौड़ा दोगे, ऐसा नहीं होगा। घोड़ा 2.5 कदम ही चलेगा, ठीक है। सिपाही 1 कदम चलेगा और तिरछा मारेगा। और क्या बोलते हैं, ऊंट कई कदम तिरछा मारेगा, हाथी कई कदम सीधा मारेगा। ऐसे नियम होने जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने 20 ओवर के अंदर 200 रन मारे और हिंदुस्तान का नहीं हम तो 25 ओवर में 200 रन मारेंगे और जीतेंगे, ऐसा नहीं। नियम होने चाहिए, हर एक खेल का नियम होता है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नियम होते हैं। सूचना का होना अर्थात खेल में सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, हम उन विकल्पों को कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी होना जरूरी है। तो खेल सिद्धांत के मुख्य 5 तत्व हैं, कौन कौन से हैं। रणनीति तय करना, विरोधी का होना, क्षतिपूर्ति का होना, नियमों का होना और सूचना का होना, ठीक है ना। ये 5 याद रख लेना। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा खेल सिद्धांत के कौन कौन से तत्व हैं या कौन सा तत्व नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लो। खेल सिद्धांत का कौन कौन सा तत्व है या नहीं है, क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है ना। या तो होगा या नहीं होगा, यही पूछेगा। तो आपको याद रखना ये 5 तत्व हैं। रणनीति तय करना, उसके बाद विरोधी का होना, क्षतिपूर्ति का होना या क्या मूल्य प्राप्त होगा वो, नियम का होना, सूचना का होना, ठीक है ना। आप आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा और मेरा बहुत अच्छा रिविजन हो रहा है आप लोगों को पढ़ा के। तो ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अब खेल कितने प्रकार के हैं ये देख लो साथियों। 2% जीरो सम गेम थ्योरी, इसमें क्या होंगे, 2 है मतलब 2 खिलाड़ी होंगे, दो दो खिलाड़ी मतलब 2 राष्ट्र होंगे। ये पर्सन का मतलब राष्ट्र से है, किससे, राष्ट्र से है, ठीक है ना, राष्ट्र से है। खेल में क्या होंगे, 2 आदमी होंगे और वैसे क्या होंगे, राष्ट्र होंगे, ठीक है। जीरो सम गेम थ्योरी मतलब एक को तो जीरो प्राप्त होगा और एक को लाभ होगा, एक को हानि होगी, ठीक है ना। जीरो वाले को हानि होगी, सम वाले को प्राप्त होगा, ऐसी गेम थ्योरी है ये। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, दोनों के मध्य संघर्ष पाया जाएगा। क्या होगा, ये 2 लोग हैं, ठीक है, 2 पर्सन है, इनके मध्य में क्या है, संघर्ष है। ये 2 लोग हैं, इनके मध्य में क्या है, संघर्ष है। एक खिलाड़ी का लाभ दूसरे की हानि के बराबर है। ये जीरो, जिसके पास जीरो है उसकी हानि है, जिसके पास सम है मतलब जुड़ा ज्यादा मिला उसको प्लस हुआ, उसको लाभ हो गया, ठीक है। तो इसकी हानि इसके लाभ के बराबर है।
मतलब एक की लाभ इसका एक का लाभ होगा, एक का हानि होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका रूस का संघर्ष, अब इन दोनों में जब संघर्ष होता है तो किसी का लाभ होता है, किसी का हानि होता है। भारत और पाकिस्तान में संघर्ष, अब इसमें क्या है, एक का लाभ एक की हानि है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का युद्ध, ठीक है ना। तो ये क्या है, 2% जीरो सम कोरी, दो आदमी होंगे, एक का दोनों के बीच में संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो किसी का लाभ होगा, किसी की हानि होगी। ये एक प्रकार हो गया खेल का। नन पर्सन जीरो सम गेम थ्योरी, अब इसमें पर्सन नहीं है, इसमें जीरो पर्सन नहीं है, इसमें क्या है, इसमें समूह होगा। क्या होगा, कई देशों का समूह होगा, ठीक है। और जीरो सम, जीरो मतलब एक का लाभ एक की हानि होगी, ठीक है। और ये गेम थ्योरी तो है ही, ये खेल सिद्धांत है। इसमें क्या होंगे, समूह होगा, इसमें अनेक खिलाड़ी होते हैं, मतलब कई सारे राष्ट्र एक साथ होंगे, और ये दो गुटों में बटे होते हैं, ठीक है ना। दो गुट में होते हैं, दो समूह में होते हैं, इन गुटों में संघर्ष पाया जाता है, एक का लाभ दूसरे की हानि हो गई। उदाहरण क्या है, जैसे नाटो और वार्सा पैक्ट, ठीक है। नाटो क्या है, अमेरिका और पश्चिमी आपका पश्चिमी यूरोप के देशों का संगठन है, और वार्सा आपका पूर्व सोवियत संघ का एक गुट था जो अब खत्म हो गया है। तो इनके बीच में संघर्ष होता था, एक को लाभ होता था तो दूसरे को हानि होती थी। ये है आपका नन पर्सन जीरो सम गेम थ्योरी। नन पर्सन मतलब आदमी नहीं है, इसके अंदर आदमी नहीं है तो कौन है, समूह है। जीरो सम मतलब एक को लाभ, जीरो जीरो वाले इसको हानि हो रही है, एक को लाभ होगा। और गेम थ्योरी खेल सिद्धांत, 2% नन जीरो सम गेम थ्योरी, इसके अंदर दो खिलाड़ी होंगे, दो खिलाड़ी होंगे। नन जीरो मतलब इसके अंदर जीरो नहीं है, इसके अंदर हानि नहीं है, इसके अंदर हानि नहीं होगी। सम गेम थ्योरी, ठीक है ना। क्या होगा, प्लस होगा, इसमें प्लस होगा, जोड़ होगा। क्या होगा, इसमें दो खिलाड़ी होते, दोनों के मध्य क्या होगा, सहयोग पाया जाएगा, ठीक है ना। जब सहयोग होगा तो हानि नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है ना। क्या होगा, इसके अंदर हानि नहीं हो सकती, एक का लाभ दूसरे की हानि के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, दोनों को लाभ होगा, दोनों मिलजुल के काम करेंगे। उदाहरण के लिए दो देशों के मध्य आर्थिक व्यापारिक समझौते, अब दो देशों के मध्य आर्थिक व्यापारिक समझौता होता है तो क्या होता है, इससे दोनों को लाभ होता है। फिर आता है पर्सन नन जीरो सम गेम थ्योरी, इसके अंदर अनेक खिलाड़ी होंगे, क्या होंगे, इसमें दो समूह हो जाएंगे, दो समूह, और दोनों के बीच में क्या होगा, सहयोग होगा, सहयोग होगा। एक गुट का लाभ दूसरे की हानि के बराबर नहीं होगा। उदाहरण के लिए ईयू और आसियान के मध्य शिखर बैठकें, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आ जाता है सौदेबाजी का सिद्धांत, बार्गेनिंग थ्योरी, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, जितनी जरूरत है हम उतना ही समझेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं समझेंगे। यह खेल सिद्धांत का मिलता जुलता सिद्धांत है, ठीक है ना। तो याद रखना, खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए सेलिंग ने सौदेबाजी के सिद्धांत का विकास किया। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सौदेबाजी सिद्धांत का जनक सिद्धांत का विकास या प्रतिपादन किसने किया। तो आपको याद रखना है वो सेलिंग है, कौन है, थॉमस सी सेलिंग। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो आप इस वजह से ये बहुत आसान है। और लोग क्या करते हैं, इसको व्यवस्था सिद्धांत को ही किनारे कर देते हैं, इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। सीधे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मॉर्गेनथाउ से तो टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे हार्ड, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई क्या बोलते हैं, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सौदेबाजी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्योंकि खेल सिद्धांत युद्ध की स्थिति में थी, मान्य हो सकता था, ठीक है ना। खेल सिद्धांत क्या है, युद्ध की स्थिति में मान्य हो सकता था, जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के अलावा सहयोग भी होता है, ठीक है ना। लेकिन खेल सिद्धांत अब कब लागू होगी, जब दो खिलाड़ी होंगे, दोनों एक दूसरे के विरोध में होंगे, है ना। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है, सहयोग भी होता है भैया, दो राष्ट्र आपस में मिलजुल के काम करते हैं, किसी समस्या पे मिलजुल के कार्य करते हैं। राष्ट्रों के मध्य संघर्ष और विरोध के साथ साथ सहयोग संबंध भी विकसित हो रहे हैं। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता का महत्व बढ़ गया है। मतलब क्या करते हैं, किसी कोई भी समस्या होती है तो आपस में बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता करते हैं और उसका समस्या का हल ढूंढते हैं। वार्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था की जाने लगी है। किसी भी वार्ता या व्यवहार में निपुणता, दूरदर्शिता और कौशल का प्रयोग करने वाला अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में होता है। ये बात बड़ी है साथियों, तो वार्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था की जाने लगी है। किसी भी वार्ता या व्यवहार में निपुणता,
दूरदर्शिता और कौशल का प्रयोग करने वाला अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में होता है। मतलब उसमें जो किसी किन्हीं राष्ट्रों के बीच में अगर कोई समस्या आती है ना, तो वार्ता के द्वारा उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो उस वार्ता में क्या होगा कि वार्ता में जो निपुण होगा, वार्ता के व्यवहार में निपुण होगा, उसके अंदर दूरदर्शिता होगी, उसके अंदर कौशल होगा ना, तो क्या होगा, अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में होगा, मतलब अधिकतम लाभ लेने की स्थिति में होगा। ठीक है ना, क्या होगा, वो अधिकतम सौदेबाजी क्या कहते हैं, सौदा कर रहे हो आप सौदा करते हो किसी दुकानदार के पास, तो आप कहते हो ना, वो कहता है सर ये 100 रुपए का है, ये वो कहता है ये कप 100 रुपए का है, आप देखते हो इसके 80 रुपए दूंगा, ठीक है, वो कहता नहीं जी 85 रुपए, आप कहते हो 80 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो मैं इसको नहीं ले रहा, तो कहता चलो ठीक है आप 80 रुपए में ले जाओ। तो आपने की सौदेबाजी की तो आपको कितना लाभ मिला, 20 रुपए लाभ मिला। क्यों मिला, क्योंकि आपके अंदर निपुणता थी, आपके अंदर दूरदर्शिता थी, आपके अंदर कौशल था, इस वजह से आप अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में थे। यही बात अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी लागू होती है कि अगर आपके पास निपुणता है, दूरदर्शिता है, कौशल है, तो आप अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में होते हो। ठीक है ना, सौदेबाजी उपागम के पीछे मूल धारणा है कि समझौता वार्ता करते समय राजनयिकों को अधिक से अधिक मांग रखनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि आपने अपनी मांग रखी कि 80 में देना है तो दो, नहीं तो आपकी बगल वाली दुकान में ये 80 रुपए में मिल रहा है, मैं वहां से ले लूंगा। ठीक है ना, और अपने विरोधी से जितने लाभ संभव हो सके उतने प्राप्त करने का प्रयत्न करना। ठीक है ना दोस्तों, तो यही चीज है सौदेबाजी सिद्धांत, और कुछ नहीं है सौदेबाजी सिद्धांत के अंदर में, है ना। क्लास आप लोगों को लंबी लग रही होगी, लेकिन साथियों देखो, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे 3 घंटे भी पढ़ाना पड़े मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, तो आप लोगों की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को फिर मैं अभी बनाता हूं, फिर उसके बाद में इसको अपलोड करता हूं यूट्यूब के अंदर में, तो मेरा तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है ना, मेरा डबल टाइम लगता है। आप लोग 1 घंटा पढ़ते हो तो ये मान के चलो कि मुझे उस वीडियो को कंप्लीट करने में 2 घंटे का टाइम लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आप लोग एक काम जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए ये वीडियो, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। मैं छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय में का एक कॉलेज है, VSSD कॉलेज, विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, वहाँ पे एमए के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। और भी कई कई क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वो वहाँ से मेरे को ऑफर आया है कि आप यहाँ पे आइए पढ़ाइए, हम आपको ये सैलरी देंगे या पर लेक्चर का ये पैसा देंगे। मैंने सबको मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो मुझे खरीद नहीं सकते, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे फेलोशिप आती है, उतने पैसे बहुत हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे तैयारी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम्स वगैरह देंगे, लेकिन हम मुझे इस तरह से नहीं करना, क्योंकि अगर मैं वहाँ लेक्चर देने लग गया तो यहाँ लेक्चर नहीं दे सकता। ठीक है ना, अगर वहाँ पे अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर मैं वहाँ पे अगर लेक्चर दूंगा, तो सबसे पहले यही कहते हैं आप अपने यूट्यूब पे कोई लेक्चर नहीं देंगे। तो भैया मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। मैं अपने इस पे तो दूंगा ही दूंगा, हर कीमत पे दूंगा। और अभी फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं किसी तीसरे काम के बारे में सोचूं। पहला काम क्या है, मेरी PhD जो चल रही है मेरी। ठीक है, वहाँ पे भी क्लासेस मुझे लेनी पड़ती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वहाँ पे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरा काम है मेरा ये आपका मैं अपने प्रोफेसर की क्लास ज्ञान गंगा पे पढ़ाता हूँ, मैं इससे भी बहुत खुश हूँ। ठीक है ना, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ेगा। अब सौदेबाजी के सिद्धांत में वार्ताओं का विशेष महत्व है। क्या था, वार्ताओं का विशेष महत्व है। अब सौदेबाजी वार्ता करोगे, आपस में मोल तोल करोगे, तभी तो लाभ उठा पाओगे। वार्ताओं के बारे में 3 मान्यताएं हैं। प्रथम, वार्ता में लगे पक्षों की मांगे स्पष्ट और स्थिर होनी चाहिए। मांग ऐसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने मांग कुछ और की और आधे घंटे बाद आपने मांग चेंज कर दी, फिर आपने फिर दूसरी मांग रख दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बार बार अपनी मांगों को बदलना तर्कसंगत नहीं होता है। दूसरा, वार्ता के दौरान दोनों पक्ष अपनी मान्यता बदलने का अधिकार है। अगर वार्ता के दौरान अगर दोनों पक्ष अपनी मान्यता बदलना चाहते हैं ना, तो उनका अधिकार है।
तीसरा, कुछ प्रकार की वार्ताएं ऐसी होती जिन्हें कोई भी पक्ष समझौते पर नहीं पहुंचना चाहता, परंतु कोई भी पक्ष यह प्रकट नहीं करना चाहता कि दूसरे पक्ष को बाध्य होकर वार्ता तोड़नी पड़े। ठीक है, तो अब ये तो मजबूरी है इस वाले कंडीशन में, तीसरे वाले में। तो ओरान यंग ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ फोर्सेस, अरे ये आया नहीं, है आ गया। द पॉलिटिक्स ऑफ फोर्सेस इन इंटरनेशनल क्राइसिस में सरल सौदेबाजी और युक्ति मूलक सौदेबाजी में अंतर करने का प्रयत्न किया है। अब ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सरल सौदेबाजी और युक्ति मूलक सौदेबाजी में किसने अंतर किया? में किसने अंतर किया, है ना, किसने अंतर किया? तो आप याद रखना, ये हैं आपके ओरान यंग। ठीक है ना, ओरान यंग है, इन्होंने अंतर किया। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है ना, समझ लेते हैं एक बार क्या है। सरल सौदेबाजी में सामान्य सूचनाओं के आधार पर कुछ ले देकर समझौता करने की इच्छा रहती है। ठीक है ना, किसमें? सरल सौदेबाजी में सामान्य सूचनाओं के आधार पर कुछ ले देकर समझौता करने की इच्छा रहती है। युक्ति मूलक सौदेबाजी में कूटनीतिक दाव पेंच का सहारा लेते हुए सारपूर्ण तथ्य प्राप्त करने की इच्छा रहती है और इसके पीछे शक्ति के प्रबल तत्व होते हैं। ठीक है ना, तो ये बस इसमें यही अंतर है। ठीक है ना, एक तो सामान्य सूचनाओं के आधार पर कुछ ले देकर समझौता करने की इच्छा होती है, और इसमें क्या होता है कि युक्ति मूलक सौदेबाजी में कूटनीतिक दाव पेंच का सहारा लिया जाता है, और क्या किया जाता है, सारपूर्ण तथ्य प्राप्त करने की इच्छा रहती है, इसके पीछे शक्ति के प्रबल तत्व रहते हैं। परंतु इस सिद्धांत की कमी यह है कि यह पूर्ण विकसित नहीं हो पाया। ठीक है ना, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। आप देखोगे कहीं एक कोने में ये सिद्धांत पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। अंतरराष्ट्रीय वार्ता में सामान्य सिद्धांत का भी विकास होना शेष है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका ये इस सिद्धांत का सौदेबाजी सिद्धांत का विकास होना बाकी है। इस सिद्धांत में नैतिकता का कोई लेना देना नहीं, नैतिकता इसमें काम नहीं करती है। यार मैं उसका नुकसान करूं या ना करूं, या मैंने उसका नुकसान कर दिया तो वो इतना पीछे हो जाएगा, या जो भी है इस तरह का, उसका कोई मतलब नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों को समझने के लिए नैतिक दृष्टि का होना आवश्यक है। अब आप नैतिकता को नहीं छोड़ सकते, नैतिकता को आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस सिद्धांत में नैतिकता का तो कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रकार से इसकी कमी है, बुराई है। क्या करें, कल करें या खत्म करें इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा नहीं, 8 हैं तो करते हैं इसको। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इतना लंबा लेक्चर लेने का बच्चों का मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, लंबा है। मैं निर्णय निर्माण या निर्णय परक सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात रिचर्ड स्नाइडर, H.W. बर्क और बर्टन शॉपिन ने विदेश नीति के अध्ययन में निर्णय परक विश्लेषण अपनाने का प्रयत्न किया। तो ये नाम याद रखना, निर्णय परक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? रिचर्ड स्नाइडर, H.W. बर्क और बर्टन शॉपिन। ठीक है ना, सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं के अधिमान्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है ना, क्या है ये सिद्धांत जो है अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं के अधिमान्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, जो अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। निर्णय एक सिद्धांत विदेश नीति निर्माण की लंबी प्रक्रिया में दिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर जोर देता है। अब ये क्या है कि ये जो है ना, एक सिद्धांत है, निर्णय जो सिद्धांत है वो क्या, निर्णय निर्माण की लंबी प्रक्रिया में लिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर जोर देता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति में
कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, उसके जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके अध्ययन पर जोर देता है, ठीक है ना। ये दिए नहीं, ये लिए होगा, ये लिए होगा। ये मुझे टाइपराइटर को ना सुनाना पड़ेगा, वो सही से टाइप नहीं करता है। आरंभ में इस सिद्धांत का प्रयोग गणित, समाज वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक आदि अपने विषयों के अनुसंधान के संबंध में करते थे। पहले कौन करता था? अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ये लोग करते थे। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया कहकर एक मॉडल बनाने का प्रयास किया। ये हर्बर्ट साइमन वही हर्बर्ट साइमन है जो आपका उसमें है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है, लोक प्रशासन वाले हर्बर्ट साइमन है। इन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर बहुत काम किया है। और यहाँ से हर्बर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर्बर्ट साइमन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है, ठीक है ना। राजनीतिक विज्ञान में इस सिद्धांत का उपयोग मतदान व्यवहार, विधायकों की मतगणना, जनमत के अध्ययन में होने लगा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप मतदान व्यवहार में क्या होता है, निर्णय लेते हैं कि भाई किसको मत देना है, किसको नहीं देना है। विधायकों की गणना में, है ना, जनमत के अध्ययन में होता है कि निर्णय लेना पड़ता है हम लोगों को। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मूल कहता है या निर्णय लेने वाले राज्य जो होते हैं, क्या है, मुख्य करता है ये। कसम से वैसे साधारण आदमी हो ना तो वो समझ भी ना पाए कि भाई ये लिखा क्या है। मुख्य कर्ता, मुख्य कर्ता, मुख्य कर्ता निर्णय लेने वाले राज्य होते हैं। क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, ये क्या कहता है, ये निर्णय निर्माण या निर्णय परक सिद्धांत जो होता है ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय में जो निर्णय लेते हैं ना वो कौन होते हैं, राज्य होते हैं। मुख्य कर्ता कौन होते हैं, राज्य होते हैं। राज्य के नाम पर निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना, व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो आपका वहाँ का प्रधानमंत्री। जैसे स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाजी जर्मन में हिटलर और चीन में माओ आदि ये लोग थे। ये लोग क्या करते थे, ये निर्णय लेते थे। इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्णय निर्माण पर प्रभाव पड़ता था, ठीक है ना। क्या होता है कि इन व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो था ना उसका निर्णय निर्माण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। लोग इनकी बातें नहीं काट सकते थे। अब जवाहरलाल नेहरू, गांधी जैसे वो ऐसे नेता थे कि उनके व्यक्तित्व का किसी निर्णय पे बहुत प्रभाव पड़ता था। कई जगह ऐसी समस्या होती थी कि पूरे मंत्रिमंडल के सामने यस नो जैसी स्थिति थी या उस पर बाकी लोग इतना अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन ये नेता कहते थे कि नहीं हमें ये करना है, इस हिसाब से चलना है, तो निर्णय हो जाता था, ठीक है ना। तो उनके व्यक्तित्व का क्या पड़ता था, व्यक्तित्व का निर्णय निर्माण पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि निर्णय निर्माण पे निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस तरह यह सिद्धांत उन कर्ताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो निर्णय करता, ठीक है ना, कर्ता, निर्णय करता, कर्ता कहलाते हैं। मतलब जो निर्णय लेने वाले होते हैं उनको निर्णय करता कहते हैं। उन राज्यों पर भी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो उन राज्यों पर भी पड़ता है जो निर्णय में भाग लेते हैं। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित मानता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का प्रभाव, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचियां क्या है, वो विचारधारा क्या है। विचारधारा जैसे आप समझ सकते हो पूंजीवादी, और क्या है आपका मार्क्सवादी हो गया। संस्कृति क्या है, धारणा, निर्णय लेने की शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार राज्य के कार्यों को निर्णयकर्ताओं के कार्यों के शीशे में देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये निर्णय परक सिद्धांत है, निर्णय कैसे लिया जाता है। निर्णय लेने में पर्यावरण का भी विशेष महत्व होता है। अब पर्यावरण भी वैसा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण का बहुत महत्व पड़ेगा व्यक्ति विशेष के निर्णय पर। उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक योग्यताओं का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में राष्ट्रीय विशेष की स्थिति में उसके नागरिकों के चरित्र, मांगों, दबावों का भी विशेष प्रभाव रहता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि भाई वो आदमी जो व्यक्ति जो निर्णय ले रहा है उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, किस सामाजिक स्थिति में रहा है, किस राजनीतिक स्थिति में रहा है, उसकी शैक्षिक योग्यता कैसी है, कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसके नागरिक क्या चाहते हैं, उनकी उन उसके उसके वो जहाँ निर्णय ले रहा है वहाँ के नागरिकों की मांग क्या है, डिमांड क्या है, और उन नागरिकों का दबाव भी होता है। अब क्या बोलते हैं, अगर अगर उस समय में हमारे आज के टाइम पे मोदी हैं,
ठीक है, मोदी व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं, उनके व्यक्तित्व का, चरित्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योग्यता का भी प्रभाव है, ठीक है ना? वो हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, वो जो निर्णय ले रहे हैं उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर रही है? अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही होगी उस निर्णय से, तो क्या होगा कि मोदी जी के ऊपर दबाव होगा कि मुझे ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति बिगड़े, ठीक है ना? उसी तरह से नागरिकों का चरित्र कैसा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। हमारी मांगे क्या हैं, क्या मोदी जी कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो हमारी मांगों के विपरीत हो? और मांगों की विपरीत है तो हमारा दबाव रहेगा, है ना? मोदी जी को डर लगेगा कि अगले चुनाव में मुझे नागरिक हरा ना दें, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त समूची अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संकट, महाशक्तियों की भूमिका आदि तत्व का भी निर्णय पे प्रभाव पड़ता है। अब मोदी जी कोई निर्णय लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? आपने देखा होगा ना कि क्या होता है, भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने कितना दबाव बनाया था कि हम क्या करें, परमाणु परीक्षण ना करें। तो वो अलग बात है कि हमने कर ली थी, लेकिन न कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का दबाव था, ठीक है। भारत ने जब परमाणु किया था तो उसमें काफ़ी निगरानी की गई थी, काफ़ी वो किया गया था कि भारत ना कर पाए, और वाकई में वो बहुत कठिन टाइम था, और पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव था, लेकिन जब उसने देखा कि हिंदुस्तान ने कर लिया, चुपके से उसने भी बम फोड़ दिया, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संकट, महाशक्तियों की क्या भूमिका है। महाशक्तियाँ जो हैं वो अपने छोटे से राज्यों को, पिछलग्गुओं को स्वतंत्र पूर्वक निर्णय नहीं लेने देती हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। हैरल्ड और मार्गरेट स्प्राउट विदेशी नीति के अध्ययन में पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। तो ये शब्द भी याद रखना दोस्तों, ठीक है ना? पर्यावरण के संदर्भ में विशेष महत्व कौन देता है? हैरल्ड और स्प्राउट। वे इस तथ्य के अध्ययन पर बल नहीं देते कि कोई निर्णय कैसे और क्यों लिया जाता है। इसको मतलब नहीं कि निर्णय क्यों और कैसे लिया जाता है, उसके ऊपर अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज विदेश नीति संबंधी निर्णय को ठीक अध्ययन के लिए निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व, विधाओं का विश्लेषण करना आवश्यक समझते हैं। अर्थात भारत के निर्गुण विदेश नीति को समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को समझने के लिए उस काल की विदेश नीति का स्वरूप समझने में सहायता अवश्य मिलती है। तो ये था, अभी और भी है यार, है ना, काफ़ी लंबा है। चलो, हाँ, तो छोटा मोटा तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, छोटे मोटे तो मैं करवाता भी नहीं हूँ, मैं तो लंबा बड़ा टॉपिक ही उठाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय विश्लेषण को लाने का श्रेय रिचर्ड स्नाइडर तथा उसके सहयोगी एच.डब्ल्यू. ब्रक व बर्टन शॉपिन को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में निर्णय विश्लेषण, ठीक है ना, निर्णय विश्लेषण को लाने का श्रेय इन्होंने खास तौर से विदेश नीति के अध्ययन में निर्णय सिद्धांत का प्रयोग किया। इस दृष्टि से इनकी पुस्तक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये वाला आया हुआ है, ये वाली पुस्तक पूछी हुई है, ठीक है ना, ये वाली पुस्तक पूछी गई है, ठीक है। तो ये याद रखना, विशेष महत्व की पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के व्यवहार का सैद्धांतिक अन्वेषण किया, क्या ना, उनके व्यवहार का सैद्धांतिक अन्वेषण किया इस पुस्तक के अंदर। वे उन घटकों का पूर्ण वर्णन प्रस्तुत करना चाहते थे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के कार्यों का रूप निश्चित करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, उन घटकों का वर्णन प्रस्तुत करना चाहते थे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के कार्यों का रूप निश्चित करती है और उन्हें प्रभावित करती है। स्नाइडर द्वारा प्रतिपादित निर्णय सिद्धांत के मूल में यह सीधा साधा विचार है कि राजनीतिक कार्यवाही होती है वह कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा ही की जाती है। तो ये कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नाइडर क्या कहते हैं कि निर्णय सिद्धांत में जो सीधा साधा इनका जो विचार है वो ये है कि राजनीतिक कार्रवाई जो होती है वो कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता उसे। यदि हम कार्रवाई की गत्यात्मकता को समझना चाहते हैं तो उससे अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए जिन पर निर्णय लेने का उत्तरदायित्व होता है। तो अगर मोदी जी अगर निर्णय ले रहे हैं तो हम अपने दृष्टिकोण से नहीं,
मोदी जी जी जिन पे उत्तरदायित्व है निर्णय लेने का, उनके परिप्रेक्ष्य में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। स्नाइडर के अनुसार किसी भी राजनीतिक कार्य को ठीक रूप से समझने के लिए आवश्यक है कि किसने अथवा जिन्होंने उस महत्वपूर्ण निर्णय को लिया है, जिनके कारण वह महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, उन बौद्धिक और अंतरक्रियात्मक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, जिनका अनुसरण करके निर्णय निर्माता अपने निर्णय तक पहुंचता है। तो कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि भाई जिसने निर्णय लिया है ना, या जिनके द्वारा निर्णय लिया गया है, उनका अध्ययन करो। ठीक है ना, उनके द्वारा की गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करो और अनुसरण करो। संचार सिद्धांत बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब व्यवहारवादी क्रांति की उपज है। प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट विनर को संचार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? नॉर्बर्ट विनर को संचार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अब विनर ने संदेश सिद्धांत या संचार सिद्धांत होगा ये, नहीं ठीक है, संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स तथा फीडबैक सिस्टम के आधार पर संचार सिद्धांत का विकास किया है। राजनीतिक विज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय नीति में कार्ल डायच, ये याद रखना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या राजनीति विज्ञान में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? कार्ल डायच को जाता है। ये सीधे यहाँ से तो सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संचार सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है, संचार सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लाने वाला कौन था। तो ये होता है, ये सीधे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको बहुत आसानी से समझ लो आप लोग। इस दृष्टि कार्ल डायच की रचना है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है। ठीक है ना, तो याद रखना नॉर्बर्ट विनर जो था वो आपका गणित में लेके आया था, वो इस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। और क्या बोलते हैं, कार्ल डायच जो था वो अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक विज्ञान में लेके आने वाला बंदा था, जो इसको संचार सिद्धांत को। कार्ल डायच सिद्धांत की व्याख्या का आरंभ ही संचार आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं पूरा ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं अधूरा छोड़ूँ। कार्ल डायच संचार सिद्धांत की अपनी व्याख्या का आरंभ ही संचार अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी में अंतर बताने से करता है। ठीक है ना, दोनों के बीच में अंतर बताता है, संचार अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी है। डायच का मत है कि शक्ति अभियांत्रिकी में परिवर्तन पर आए उसी अनुपात में होता है जिसमें शक्ति का उपयोग होता है। इसके विपरीत संचार अभियांत्रिकी में थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग भी कभी कभी संदेश के प्राप्तकर्ता की स्थिति में बहुत भारी परिवर्तन ले आता है। ऐसी परिवर्तन प्रयोगों में लाई गई शक्ति के अनुपात में सहस्त्र गुना बड़े होते हैं। संचार सिद्धांत का समस्त आधार परिवर्तन पर है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा लाया जाता है, परंतु यह प्राप्त सूचना और उस पर अमल करने पर निर्भर करता है। इसकी तुलना उस सूचना से की जाती है जो बंदूक की नली से किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर मोड़ देने की लिए आवश्यक होती है। बंदूक का कुंडा दबाने से प्राय कुछ भी शक्ति नहीं लगती, परंतु जिस लक्ष्य की ओर बंदूक का निशाना होता है उस पर जोरदार प्रभाव पड़ता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संकेत को ले जाने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, यह जानना उतना ही लाभदायक नहीं है कि जितना यह कि उसके उपयोग का परिणाम क्या निकलेगा। तो संचार सिद्धांत होता है ना, बेसिकली आप इसके देते हो कि भाई आप क्या, तो शक्ति इसके अंदर, संचार के अंदर में क्या होता है कि आप बहुत थोड़ी शक्ति लगाते हो, है ना। संचार के अंदर में आप बहुत थोड़ी शक्ति लगाते हो और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है ना, इतना परिवर्तन, इतना प्रभाव पड़ता है कि कभी कभी स्थिति में, या जो उसको सूचना को प्राप्त करता है उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देता है। ठीक है ना, क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। अब क्या बोलते हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान के साथ संचार करें, ठीक है ना, और हम उससे कहते हैं कि हमने भैया एक मिसाइल छोड़ दी है ना, हमने एक मिसाइल छोड़ दी है, तो इस संचार का प्रभाव इतना पड़ेगा कि वो पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा। ठीक है ना, वो हो सकता है कुछ लोग पहले ही मर जाएं, हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग पहले ही मर जाएं, जरूरत ही ना पड़े वहाँ पे मिसाइल भेजने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये यही कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि परिवर्तन शक्ति के अनुपात में यहाँ कई, आप वहाँ पे एक आदमी को मारोगे गुस्से से, तो जितनी आप ताकत लगाओगे उतना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपने संचार से कह दिया कि भैया हमने एक मिसाइल छोड़ दी है, अब तू गिनती गिन ले,
अब उल्टी गिनती गिन 10 तक, 10 जीरो गिनती पे तेरे पास पहुंच जाएगा, उल्टी गिनती गिन, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो पागल हो जाएंगे, वो कुछ तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे वहां पे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि इसका अनुपात कई गुना ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना, शक्ति से तो कई गुना ज्यादा है। और संचार सिद्धांत का आधार क्या है, परिवर्तन, ठीक है ना, क्या ये परिवर्तन करेगा, प्रभाव डालेगा, और परिवर्तन शक्ति के द्वारा भी लाया जाता है। चलो दोस्तों, तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, ये बंदूक नली कुंडा दबाने वाला तो एक वो है, एग्जाम्पल है। संचार सिद्धांत प्रशासन को विभिन्न सूचना प्रवाह के आधार पर निर्णय निर्माण की एक व्यवस्था मानता है, ठीक है ना। संचार सिद्धांत प्रशासन को विभिन्न सूचना प्रवाह के आधार पर एक पर स्थित निर्णय निर्माण की एक व्यवस्था मानता है। संचार सिद्धांत का आधार दो प्रकार की संकल्पनाओं पर टिका है, ठीक है ना। प्रथम, अधिवेशन कल्पनाएं जिनका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से है। दूसरा, यह संकल्पना अधिवेशन नहीं होगा, संकल्पना होगा, ठीक है ना, संकल्पना, जिनका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से है, ठीक है ना। पहले प्रथम संकल्पना कैसी है, जिनका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से है। दूसरा, यह संकल्पना है जिसका लक्ष्य विभिन्न प्रकार के प्रभावों और प्रक्रियाओं को समझना है। तो प्रभाव क्या पड़ रहा है और प्रक्रिया क्या है उसको समझना है। पहला क्या क्या है, संचालन करने वाली प्रक्रियाओं से, कि भाई संचालन कौन जो कर रही है उनसे है, और दूसरे का संबंध किससे है, जो प्रभाव और प्रक्रियाओं को समझने से है, कि लक्ष्य पे विभिन्न प्रकार के पहले वर्ग में संरचनाएं आती हैं जिन्हें हम स्वागतकर्ता या स्वागत व्यवस्थाओं का नाम दे सकते हैं। दूसरा वर्ग जिसमें संबंध सूचना प्रभावों से है अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। हमने कोई क्या बोलते हैं संचार किया है तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ना, प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। डाइच का मत है कि सूचना का माप तौल उसकी गिनती की जा सकती है, ठीक है ना, और भेजी गई सूचना किस मात्रा में सही या विकृत रूप में प्राप्त की जा रही है उसका अनुमान लगाने के लिए संप्रेषण साड़ियों नहीं होगा, ये कुछ और होगा, कि उपलब्धि क्षमता व मर्यादा का परिणात्मक रूप में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि भाई जो सूचना भेजी जा रही है उसका नाप तोल किया जा सकता है, ठीक है ना, और किस मात्रा में ये सही पहुंची है, किस मात्रा में विकृत पहुंची है, तो ये भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। डाइच ने समूहों और समाजों, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समाजों सभी प्रकार के संगठनों की संश्लिष्टता का मापन करने के लिए सूचना प्रभावों के अध्ययन की पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो ये जुड़ा हुआ है, इतना डीप पूछेगा नहीं, कभी भी वो नहीं पूछते। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है, उसने टाइप कर दिया है नेगेटिव फीडबैक। अब ये कार्ल डायच ने यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुट अप हो जाता है। कार्ल डायच ने संचार सिद्धांत के विश्लेषण में 4 परिणात्मक तत्व जोड़कर अपने संकलात्मक ढांचे को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। तो वो आपसे पूछेगा ये 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो एक है भार, पश्चता, अभिलाभ और अग्रता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, लोड, लैग, गेन और लीड, ये तो याद रखना। भार का अर्थ है परिवर्तनों की व्यापकता और गति से है, ठीक है ना। भार क्या है, परिवर्तनों की व्यापकता, परिवर्तन कितने ज्यादा हो रहे हैं और गति क्या है उनकी। और जो एक ऐसी व्यवस्था जो कि उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है को अपने लक्ष्यों की स्थिति में ला सकती है, ठीक है ना, ला सकती, ठीक है। पश्चता का अर्थ है निर्णय और कार्यों के परिणामों के संबंध में सूचना के समय पर
और सही रूप में पहुंचाए जाने पर, ठीक है ना। क्या सूचना सही समय पर और सही रूप में पहुंचनी चाहिए, व्यवस्था के द्वारा उसे समझने अथवा उस पर सही कार्रवाई करने में स्थिरता से, ठीक है। अभिलाभ का अर्थ है प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया का व्यापक और प्रभावशाली होना, ठीक है ना। तो क्या है, अभिलाभ का अर्थ क्या है, प्राप्त होने वाली जो सूचना के प्रति अनुक्रिया का व्यापक और प्रभावशाली होना है। अग्रता का अर्थ है कि अपनी प्रस्तावित कार्रवाई के भावी परिणामों का पहले से अनुमान लगाकर व्यवस्था ढंग से कायम करें, वह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये इतना वो नहीं है, आप समझ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों ये था मोटी मोटा जो मैंने आपको समझाया। एक तो संचार सिद्धांत था, निर्णय परक सिद्धांत था, आपका व्यवस्था सिद्धांत था, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर की। और तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इम्पोर्टेंट मैंने करवाया, इसमें बहुत सारे, जैसे ये इसका इतना महत्व नहीं है, तो ये नकारात्मक नेगेटिव फीडबैक इसका भी इतना महत्व नहीं है। ऐसे यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको डीप समझाने की कोशिश की, चाहे वो आपका निर्णय निर्माण हो, सौदेबाजी सिद्धांत हो, खेल सिद्धांत हो, तो ये सारा मैंने आपको करवा दिया दोस्तों। लेकिन आप लोगों से मैं कहूँगा कि ये जो मेरा आप जाएंगे ना तो यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आप जो ये थ्योरी प्लेलिस्ट में, थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके आप व्यवहारवादी सिद्धांत को जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। व्यवहारवादी सिद्धांत को जरूर पढ़िएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। व्यवहारवाद है, इसका पूरा का पूरा लेक्चर बना हुआ है, पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा ये, मेरे ख्याल से, हाँ 1.5 घंटे का ये लेक्चर होगा। इसको आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मैंने इसमें व्यवहारवाद को समझा रखा है। तो जैसे ही आपको व्यवहारवाद एक थ्योरी के तौर पे समझ में आ जाएगा, तो आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।